हेलो दोस्तों, मैं केशव गुप्ता, भगवती बीएड कॉलेज गंगापुर सिटी। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक बीएड सेकंड ईयर के सेकंड पेपर अध्ययन का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है मापन, मूल्यांकन और आकलन, है ना। दोस्तों, आज के टॉपिक से पहले मैंने आपको परीक्षा के प्रकार के बारे में बताया, उसके बाद मापन के बारे में हमने चर्चा की, और आज दोस्तों उसी कड़ी में मैं आगे जो आपका टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो है मूल्यांकन प्रक्रिया, इवैल्यूएशन प्रोसेस। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मूल्यांकन प्रक्रिया होती क्या है ना। जब आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको एक शिक्षा विधायी में हमारे बीएस बिलूम ने बहुत ज्यादा कार्य किया है मूल्यांकन प्रक्रिया, है ना। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था दोस्तों कि मूल्यांकन प्रक्रिया अर्थात बालक के सिखाने के प्रारंभ से लेकर, मतलब जब से बालक ने सीखना प्रारंभ किया उस दिन से लेकर, और जब बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ उस दिन तक हम जो भी एक्टिविटीज काम लेते हैं वो सब मूल्यांकन प्रक्रिया में आ जाता है। क्या बताया दोस्तों मैंने कि जिस दिन से हमने बालक को पढ़ाना शुरू किया या बालक ने अपना अध्ययन प्रारंभ किया उस दिन से, और उस अध्ययन के परिणाम स्वरूप बालक ने जो भी अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, इस सब कुछ किसमें आता है। फिर क्या परिवर्तन हुआ, क्या वो परिवर्तन समाज उपयोगी है, क्या शिक्षक ने जो पढ़ाया वो बालक ने धारण किया, शिक्षक की जो तकनीकियां थी, जो विधियां थी, जो प्रक्रिया थी, जो शिक्षण बिंदु थे, इस सब कुछ बालक ने धारण किया, और किया तो कितना किया, कितना उपयोगी रहा उस बालक के जीवन में और उस बालक के समाज में, वो बालक का व्यवहार परिवर्तन कितना लाभकारी रहा, ये सब की जांच करना, सबकी पुष्टि करना दोस्तों किसमें आता है, मूल्यांकन प्रक्रिया में आता है। इसी क्रम में दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं कि मूल्यांकन प्रक्रिया के तीन बिंदु होते हैं, तीन खास बिंदु होते हैं दोस्तों। बस आप पूरे टॉपिक का जो निष्कर्ष है वो इस एक डायग्राम में है, इस ट्रायंगल में है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के तीन बिंदु हैं, मतलब तीन बिंदुओं से होकर मूल्यांकन प्रक्रिया गुजरती है। कौन कौन से हैं वो तीन बिंदु? पहला शिक्षण उद्देश्य, दूसरा अनुभव और तीसरा व्यवहार परिवर्तन, है ना। आप हमेशा याद रखें कि शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? शिक्षण उद्देश्यों से शुरू होती है ना। हमारे टीचिंग एम्स क्या है, हमारे शिक्षण उद्देश्य क्या है? क्योंकि आप दोस्तों, जैसे आप ये टॉपिक आपके बीएड सेकंड ईयर में है, बीएड सेकंड ईयर की मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के कारण हम क्या हमारी पूरी दुनिया महाविद्यालय और विद्यालयों में ऑफलाइन क्लासेस, आमने सामने की क्लासेस हम नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से आपके मेरे इस महाविद्यालय ने, भगवती टीटी कॉलेज ने ये कोशिश की है कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार का नुकसान न हो शिक्षण की दृष्टि से, इसलिए हमने ये वर्चुअल क्लासेज या ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा हमारे पाठ्यक्रम को पूरा करने की कोशिश की है ना दोस्तों। इसीलिए इस कड़ी में मैं आ रहा था कि जब आप लेसन प्लान बनाते हो, दैनिक पाठ्य योजना बनाते हो, तो दोस्तों याद करो आप पहला स्टेप क्या लिखते हो उस डायरी में, लेसन डायरी में। पहला स्टेप होता है हमारा शिक्षण उद्देश्य, होता है ना,
है ना, एक हम बड़ी सी टेबल बनाते हैं, उसमें शिक्षण उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन लिखते हैं। ध्यान करो, 6 उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं। कौन कौन से? ज्ञान, बोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। 6 उद्देश्य होते हैं, है ना। अब आप सोचिए कि हमने पाठ पढ़ाने से पहले उद्देश्य निर्धारित क्यों कर लिए? यही बात यहां समझाएंगे, क्यों कर लिया हमने उद्देश्य, क्यों करने पड़ते उद्देश्य निर्धारित? क्योंकि दोस्तों, जब हम जिस पाठ को पढ़ाना चाहते हैं, हम पहले से ही सोच लेते हैं कि इस पाठ को सीखने के बाद बालक अपने आप में, मैं बता रहा हूं सीखने के बाद, मतलब अध्ययन करने के बाद बालक अपने आप में, अपने व्यवहार में, अपने व्यक्तित्व में एक स्थायी परिवर्तन कर लेता है। लेकिन वो स्थायी परिवर्तन कब होगा? जब शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया उचित रास्ते से चली है तो होगा। अब वो उचित रास्ता क्या है? वो उचित रास्ता ये कि हम पाठ को पढ़ाने से पहले उस पाठ के पहले उद्देश्य निर्धारित करें। उद्देश्य निर्धारण होने के बाद फिर हम किसमें आते हैं? अनुभव। अनुभव में अच्छा, पहले तो उद्देश्य निर्धारण। अब उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं, ये आप देख लो दैनिक पाठ्य में आप भी 2 प्रकार के उद्देश्य लिखते हो, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। 2 प्रकार के हमने उद्देश्य निर्धारित किए, है ना, क्योंकि तीनों ही बिंदु एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। उद्देश्य निर्धारण के बाद फिर हम किस पर आते हैं दोस्तों? अनुभव पर आते हैं, है ना। और अनुभव कौन सा? ये सीखने से उत्पन्न अनुभव, मतलब बालक ने जो सीखा, उस सीखने के बाद उसने क्या अनुभव किया, ये है। तो इसका पूरा क्या होता है? सीखने से उत्पन्न अनुभव, है ना। अब इस अनुभव प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व आते हैं? जैसे उद्देश्य में 2 तत्व आए, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। ऐसे अनुभव प्रक्रिया में 2 तत्व आते हैं, कौन कौन से? शिक्षण बिंदुओं का चयन और अध्ययन क्रियाओं का चयन। ये कौन करेगा चयन? ये शिक्षक करेगा। क्लास में जाने से पहले आप भी करते हैं। आप याद करो, जब लेसन प्लान बनाने बैठते हैं, एक टॉपिक को लिया हमने, एक प्रकरण को, उस प्रकरण के 3 टीचिंग पॉइंट बनाते, 3 शिक्षण बिंदु बनाते। जैसे मैं उदाहरण दूं कि मेरा आज का टॉपिक है महाराणा प्रताप, है ना। अब मैं महाराणा प्रताप के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो 3 टीचिंग पॉइंट बना कर ले जाऊंगा मैं, 3 शिक्षण बिंदु। कौन का? जैसे ले गया मैं कि महाराणा प्रताप का जीवन परिचय, महाराणा प्रताप के युद्ध और महाराणा प्रताप की उपलब्धि, हो गए 3 टीचिंग पॉइंट। उन टीचिंग पॉइंट को मैं 30 या 35 या 40 मिनट के कालांश से मैं कंप्लीट करूंगा, मेरा टॉपिक पूरा हो गया, है ना। तो बिंदुओं का चयन किसने किया? शिक्षक ने किया, है ना। बिंदुओं का चयन करने के बाद फिर महत्वपूर्ण कार्य आता है वो शिक्षक का अध्ययन क्रियाओं का चयन। ये अध्ययन क्रिया क्या है? ये अध्ययन क्रिया है, देखो, बिंदुओं का चयन तो हमने शिक्षा क्लास में जाने से पहले कर लिया। अब बात आती है अध्ययन क्रियाओं का चयन। ये बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है एक शिक्षक का, कि वो क्लास में जाने से पहले तो ये तय कर ले कि कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम उस टॉपिक को पूरा करेंगे। विधियों के बारे में आपने टीचिंग सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी या मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें आप शिक्षण विधियां पढ़ते हैं। अनेक शिक्षण विधियां, जैसे साइंस के लिए संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन, है ना। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो एसएसटी के लिए जैसे सोर्स मेथड है, स्रोत विधि है ना, पैटर्न विधि है, प्रयोजना विधि है, समस्या समाधान विधि है, अनेक विधियां हैं। तो हमको एक शिक्षक होने के नाते हम पहले से ही टॉपिक के आधार पर, किस प्रकार का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के आधार पर शिक्षक शिक्षण विधियों का चयन कर लेता है। उस शिक्षण विधियां किसमें आती हैं? अध्ययन क्रियाओं में, है ना। तो यहां लिख सकते हैं, यहां पर किस किस का चयन करेंगे? शिक्षण विधियों का चयन, है ना। विधि का चयन हो गया, फिर हम क्लास में जाते पढ़ाने, वहां पर हम फिर प्रविधि, टेक्निक्स
का चयन करते हैं। कौन सी प्रविधि से हम पढ़ाएं। अब आप सोचेंगे कि सर इस विधि और प्रविधि में अंतर क्या है, तो वैसे ये आज का टॉपिक नहीं है, ये टीचिंग सब्जेक्ट का टॉपिक है, फिर भी मैं जल्दी से बता दूं आपको कि देखो, जिस तरीके से, जिस आधार पर हम हमारे टॉपिक को पूरा करते हैं, पाठ्यक्रम को कंप्लीट करते हैं, वो तरीका क्या कहलाता है, विधि कहलाता है ना। और जिस तरीके से हमारे टॉपिक को, हमारी क्लास को हम रोमांचक बनाते हैं, रुचिपूर्ण बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं, सरल बनाते हैं, बोधगम्य बनाते हैं, समझने योग्य बनाते हैं, वह तकनीकी क्या कहलाती है, प्रविधि। तो प्रविधि टॉपिक को पूरा नहीं करती, टॉपिक को पूरा करने वाला तरीका होता है विधि, और टॉपिक को रुचिपूर्ण, सरल और प्रभावी बनाने वाला तरीका होता है प्रविधि। जैसे कि मैं, हमारे भारत में अधिकांशतः कोई भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं क्लास में, एसएसटी का खासतौर से, तो व्याख्यान विधि काम लेते हैं। जैसे मैं ले रहा हूं लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, तो व्याख्यान विधि से तो मैं उस टॉपिक को पूरा करूंगा, लेकिन व्याख्यान विधि में मैं बीच बीच में मान लो कोई चार्ट बनाकर लाया, चार्ट को मैंने टांग कर प्रदर्शित किया, है ना, तो बच्चों में क्लास अच्छी भी लगेगी और बालक उसको अच्छे से उस टॉपिक को समझेंगे भी, तो प्रभावकारी हो गई। तो प्रदर्शन क्या होगा यहाँ पर, प्रविधि। बीच बीच में टीचर पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन पूछता रहता है, तो वो क्वेश्चन आंसर को क्या हो गई, प्रविधि। प्रविधि हमेशा टॉपिक को और क्लास को रुचिपूर्ण और प्रभावी बनाती है। ठीक है, देखो विधियों का चयन होगा, फिर प्रविधियों का चयन होगा, है ना, फिर शिक्षण सूत्रों का चयन होगा। शिक्षण सूत्र बहुत होते है ना, अच्छे शिक्षण सूत्र, वैज्ञानिक शिक्षण सूत्र कौन से होते हैं, आगमन से निर्गमन, सरल से जटिल, अंश से पूर्ण, है ना, संश्लेषण से विश्लेषण, ये क्या है, शिक्षण सूत्र है। ठीक है ना, तो शिक्षण सूत्रों का चयन शिक्षक करेगा, और फिर टीएलएम का चयन, टीएलएम शिक्षण अध्ययन सहायक सामग्री, कौन से प्रदर्शन विधियों से हम पढ़ाएंगे। ये सारी चीजें, सारी चीजों का, सारी तत्वों का चयन करना किसमें आता है दोस्तों, अधिगम क्रियाओं के चयन, है ना। तो दो बात हो गई आपकी, सीखने से उत्पन्न अनुभव में कौन कौन से तत्व आते हैं, शिक्षण बिंदुओं का चयन मैंने बता दिया, 3 बिंदुओं का चयन करते हैं, और फिर अधिगम क्रियाओं का चयन, है ना। तो देखें, सबसे पहले हमने उद्देश्य निर्धारित किए, उद्देश्य निर्धारित के बाद हम अनुभव पर आए, अनुभव में हमने बिंदुओं का चयन किया, और फिर शिक्षण के अधिगम क्रियाओं का चयन किया। जब हमारा अधिगम क्रियाओं का चयन हो जाता है, तो हम उनके आधार पर क्लास में हमारे टीचिंग को कंप्लीट करते हैं, पाठ को पूरा करते हैं, है ना। पाठ को पूरा किया, अब बालक ने, अगर हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ाया है, पाठ को पूरा किया है, तो निश्चित रूप से बालक अधिगम करेगा, क्योंकि हमने सारे स्टेप फॉलो किए। हमने उद्देश्यों का निर्धारण किया है, हमने शिक्षण बिंदुओं का चयन किया है, हमने खास बात विभिन्न ऐसी क्रियाओं का चयन किया जिससे बालक ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे समझ सके, है ना। समझेगा, इसका मतलब बालक अधिगम करेगा, सीखेगा। और अधिगम क्या होता है, सीखना क्या होता है, इस साइकोलॉजी में फिर आता है कि अधिगम किसे कहते हैं, बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। क्या, बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही सीखना या अधिगम कहलाता है ना। तो बालक ने यदि सीखा है, तो निश्चित रूप से, अब आ जाओ तीसरा, उसका व्यवहार परिवर्तन होगा, है ना। ये व्यवहार परिवर्तन, अब व्यवहार परिवर्तन में फिर 2 तत्व है, वो कौन कौन से हैं, व्यवहार परिवर्तनों को मूल्यांकन और परिणामों की पुष्टि। अब हमने सिखा तो दिया और बालक ने सीख भी लिया, सीख लिया, इसका मतलब उसका व्यवहार परिवर्तन हो गया, है ना। अब ये तो हमें देखना पड़ेगा कि बालक का जो व्यवहार परिवर्तन हुआ, ये
किस स्तर का हुआ, कितनी मात्रा में हुआ, कितना अच्छा हुआ, कितना उपयोगी हुआ। क्योंकि व्यवहार परिवर्तन के देखो अधिगम के 3 तत्व होते हैं, स्थायी, व्यवहार परिवर्तन और समाज उपयोगी। मतलब ऐसा स्थायी व्यवहार परिवर्तन जो समाज उपयोगी हो वही अधिगम कहलाता है। तो बालक ने जो व्यवहार परिवर्तन किया वो क्या स्थायी हुआ, क्या वो समाज उपयोगी है, क्या वो उसके जीवन के लिए लाभदायी है, क्या उसके भविष्य में वो व्यवहार परिवर्तन काम आएगा। इस सब का हमें एक उचित दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, इसी दृष्टि आगे इसी कड़ी में दूसरा तत्व क्या है, परिणामों की पुष्टि। कि जो परिणाम शिक्षण के आए, शिक्षण के परिणाम क्या है, अधिगम। हमेशा ध्यान रखो, शिक्षण का परिणाम किस रूप में आता है, अधिगम के रूप में आता है ना। तो उस परिणाम की पुष्टि कि वो अधिगम जो हुआ उसको प्रमाणित करना कि जो अधिगम हुआ वास्तव में हुआ या नहीं हुआ, और हुआ तो कितनी मात्रा में, कितना अच्छा हुआ, ये परिणामों की पुष्टि है। ठीक है दोस्तों, अब इसी कड़ी में आता है, जब मैं फिर दोबारा आपको ले जा रहा हूं ऊपर, कि मूल्यांकन प्रक्रिया में किस किस का मूल्यांकन होता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बीएड सेकेंड ईयर में भी काम आएगा। जब आप टीचर का कोई कंपटीशन देंगे, टीचर रिक्रूटमेंट में बैठेंगे, तो उसमें निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आता है। बीएस बिलोंग है ना, और बीएस बिलोंग का ये शिक्षण उपदेश हो गया, फिर इसके बाद व्यवहार, ये सारी चीजें आती है, व्यवहार परिवर्तन क्या है, अनुभव क्या है, शिक्षण उपदेश क्या है, सारी चीजें आपसे पूछते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन ये आपसे पूछ लेते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया में किस किस का मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों देखो, छात्र का तो मूल्यांकन होता ही है, इसके बाद शिक्षक का मूल्यांकन, शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, है ना, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सारी शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी तत्वों का मूल्यांकन इसमें हो जाता है। वही मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाती है। केवल छात्र का मूल्यांकन नहीं, भाई छात्र कब अधिगम करेगा, तो शिक्षक अच्छा पढ़ाएगा, शिक्षक का संप्रेषण कौशल अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उसकी शिक्षण विधियां अच्छी होंगी, पाठ्यक्रम छात्र का अनुकूल बनेगा, तो बालक अधिगम करेगा। इसलिए छात्र के मूल्यांकन के साथ साथ सारी शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन इसमें हो जाता है। क्लियर होगा। अब एक पॉइंट और कि शिक्षण उद्देश्य किसे कहते हैं, है ना, व्हाट इज टीचिंग एम्स, शिक्षण उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसमें यह याद रखना कि हमने शिक्षण प्रक्रिया में जो भी लक्ष्य निर्धारित किए, है ना, अर्थात हम बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, वही परिवर्तन हमारा क्या है, शिक्षण उद्देश्य है। जैसे एक उदाहरण दे दूं मैं कि हम क्लास में कहानी में स्टोरी मेथड, कहानी टेलिंग मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड से बालकों को पढ़ाते हैं, मतलब कहानी सुनाते हैं। कहानियां कैसी होती है, वो शिक्षाप्रद होती है ना। अब शिक्षाप्रद कहानियों में हमने कोई कहानी सुनाई जिससे शिक्षा ये मिल रही है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। ये अब हमने सुनाई तो कहानी बालक को, बालक ने अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन किया, अर्थात बालक ने क्या सीखा, उसने ये सीखा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह हमारा उद्देश्य था। उस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य क्या था कि बालक को मैं उसके व्यक्तित्व में ये धारण करवा दूं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, यह हमारा उद्देश्य। और यदि इस उद्देश्य की पूर्ति हो गई, इसका मतलब बालक ने झूठ बोलना बंद कर दिया, और ये उसका व्यवहार परिवर्तन है। ठीक है ना। तो शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों, कि जो व्यवहार परिवर्तन हम बालक के में लाना चाहते हैं, वही व्यवहार परिवर्तन क्या है, शिक्षण उद्देश्य है।
ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि जब बालक अधगम करता है तो उसमें 3 प्रकार का परिवर्तन होता है। मतलब बालक के व्यवहार परिवर्तन में कितने प्रकार का परिवर्तन होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, है ना। ये ब्लूम के उद्देश्य भी हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये पढ़ोगे आगे देखना, है ना। मतलब 3 प्रकार का परिवर्तन बालक के व्यवहार में लाते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब खैर ये फिर वही आगे की बातें आती है, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर आपको कि ज्ञानात्मक क्या है, भावात्मक क्या है, क्रियात्मक क्या है। एक ही उदाहरण से मैं ले रहा हूं, देखो बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रहा हूं कि हमने किसी चीज को सीखा और सीख करके उसे हमने अपनी स्मृति में धारण कर लिया। स्मृति मीन्स, ये फ्रायड की अवधारणा है, हमारा अचेतन। अचेतन क्या है? हमारी स्मृति है, मेमोरी है ना। तो किसी भी चीज को हम कहां पर धारण करते हैं? अचेतन में धारण करते हैं, और वो हमारी स्मृति है ना। अब स्मृति क्या है? ज्ञानात्मक क्षमता है। विस्मृति क्या है? ज्ञानात्मक क्षमता है ना। आप लिखते हो ना लेसन प्लान में, लिखते हो क्या लिखते हैं? रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज, मतलब क्या बोलते हो हिंदी में? रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज, प्रत्यास्मरण और प्रत्याविज्ञान, इसमें हमारी ज्ञानात्मक क्षमता है ना। तो जब हम कहीं भी बौद्धिक तत्वों का उपयोग करते हैं वो सब ज्ञानात्मक है। अब अधगम से हमारी ज्ञानात्मक क्षमता बढ़ती है। यदि बालक ने वास्तविक रूप से अधगम किया है तो उसमें ज्ञानात्मक शक्तियां का भी विकास होता है। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया। दूसरा क्या? भावात्मक। भावात्मक का आप सीधा से याद रखना, मन, इमोशंस, हमारी भावना, हमारे संवेग, है ना। हमारा मन प्रसन्न होता है या दुखी होता है, ये हमारी भावात्मक उद्देश्य है, भावात्मक अधगम, है ना। यदि सीखने से हमें प्रसन्नता हुई है या फिर हमने कोई ऐसी चीज को सीखा है जो सामने वाले को प्रसन्न करता है, वो भावात्मक है। और क्रियात्मक, तीसरा क्या है? क्रियात्मक, डायनेमिक, क्रियात्मक। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कौशल। और कौशल दोस्तों हमेशा अभ्यास से आता है, प्रैक्टिस से आता है ना। जैसे चलना तो एक हमारी मौलिक क्रिया है, एक जन्मजात क्रिया है, लेकिन दौड़ना, उछल कूद करना, ये क्या है? हमारा कौशल है, ये क्रियात्मक अधगम है ना। तो अब जैसे तैरना जन्मजात थोड़ी होता है, सीखना पड़ता है। और कैसे? क्रिया करके। आप किताबों में पढ़ करके कोई चीज, किताबों में पढ़ करके तैरना सीख सकते हो क्या? या किताबों में पढ़ करके साइकिल चलाना सीख सकते हैं क्या? नहीं सीख सकते, है ना। क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। तो जिस चीज को हम अभ्यास करके सीखें, प्रैक्टिस करके सीखें, ठीक है। तो तीनों हो गए आपके, ज्ञानात्मक बुद्धि से रिलेटेड है, भावात्मक मन से रिलेटेड है, भावनाओं से, और क्रियात्मक शारीरिक अंगों से रिलेटेड है, ठीक है। ये 3 प्रकार के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन बालक में अधगम प्रक्रिया से होते हैं, है ना। और यही हमारे शिक्षक के वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वांछनीय परिवर्तन। वांछनीय परिवर्तन का मतलब क्या है? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अब आप लेसन प्लान पर फिर आ जाओ, क्या लिखते हो आप? शिक्षण उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का मतलब वांछित परिवर्तन। वांछित परिवर्तन का मतलब कि शिक्षक ये अपेक्षा कर रहा है कि मेरा पाठ पूरा होने के बाद बालक के व्यवहार में ये परिवर्तन निश्चित रूप से आ जाएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं।
ये कहलाता वांछित व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है। और दोस्तों यही हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया है और यही हमारे मूल्यांकन का वास्तविक लक्ष्य है ना, वास्तविक लक्ष्य है, वास्तविक उद्देश्य है। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा और, ये मूल्यांकन प्रक्रिया हमारी शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित या लक्ष्य केंद्रित बनाती है ना, उद्देश्य केंद्रित या लक्ष्य केंद्रित बनाती है। और उद्देश्य केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया यदि हुई तो निश्चित रूप से बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आता है। यह है दोस्तों आपकी मूल्यांकन प्रक्रिया। थैंक यू। और दोस्तों क्या आप तो मेरे प्रिय प्रशिक्षणार्थी हैं, छात्र एवं छात्राएं हैं, तो आपसे ये मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि चूंकि आपका पाठ्यक्रम कोविड-19 के कारण कुछ अधूरा रहा, इसलिए आप इसको हर वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको महाविद्यालय की ओर से, भगवती टीटी कॉलेज की ओर से सभी विषयों के व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से, अकॉर्डिंग टू सिलेबस वीडियो आप तक भेजे जा रहे हैं, ताकि आप इससे ज्यादा लाभान्वित हो सके। थैंक यू।